हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। क्लास 10th एसएसटी के अंदर यानी सामाजिक विज्ञान के अंदर हम अपना हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर चुके, पॉलिटी का पोर्शन कंप्लीट कर चुके। अब हम पढ़ने वाले हैं आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल को पढ़ने वाले। किसको पढ़ने वाले? भूगोल को। भूगोल को हमने कर दिया है शुरू। आज इसका पहला चैप्टर है भूगोल का, अध्याय नंबर 1 है। और अध्याय नंबर 1 क्या है आपका? संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी आए पिछले चैप्टर से तो आप मुझे बता सकते हो। और हाँ, साइंस जो सामाजिक विज्ञान के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुआ है सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। 35 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिनसे पेपर में बाहर मतलब जाना ही नहीं है, उनसे बाहर तो पेपर जाना ही नहीं है, उनको जाकर के देख लेना, उनको याद कर लेना उन क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपका बोर्ड का एग्जाम एकदम टकाटक हो जाएगा। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। पूरा कंप्लीट चैप्टर पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा। कई बार बोल चुका हूं मैं सभी लोगों से, क्योंकि पीडीएफ जो है व्हाट्सएप चैनल पर नहीं सेंड किया जा सकता है। तो सर अगर बात करें हम अपने कॉन्सेप्ट की, तो सबसे पहले परिचय क्या है? संसाधन क्या चीज होती है, विकास क्या चीज होता है। संसाधन का मतलब होता है कि जो चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं उनको हम संसाधन बोलते हैं। ठीक है, परिचय देखते हैं इसका। हमारे पर्यावरण में मौजूद हर वह वस्तु या पदार्थ जिसे हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, संसाधन कहते हैं। संसाधनों के कुछ उदाहरण ये रहे, जैसे हवा, पानी, खाद्य पदार्थ, बर्तन, कपड़े, वाहन, कोयला, जल, पशु, पक्षी आदि जितने भी सामान्य हैं, यानी जिन चीजों का पर्यावरण में जो चीजें हमारे पास फ्री में उपलब्ध हैं, ठीक है, जो चीजें हमारे पास पर्यावरण में फ्री में उपलब्ध हैं, उन चीजों का इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन कार्यों के लिए करते हैं, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। उन्हें हम क्या करते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे कि हवा का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, नदियों में पानी चल रहा, पानी बह रहा है, पानी पीने के लिए, ठीक है, पशु पक्षियों का इस्तेमाल ही होता है सबका, ठीक है। और जैसे कि हमारा लकड़ी हो गई, वन्य हो गए, जीव हो गए, ठीक है, खाद्य पदार्थ वगैरह, जितना भी सामान जो आपको उपलब्ध हो रहा है अपनी पृथ्वी पर, वो सभी हमारे लिए क्या है? संसाधन ही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगला है अपना संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को कितने हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं संसाधनों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन, यानी कि जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक तो है जैव संसाधन और एक है अजैव संसाधन, ठीक है। अगर समयावता के आधार पर, ठीक है, समयावता के आधार पर नवीनकरणीय संसाधन और अविनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। और ये क्या है? स्वामित्व के आधार पर अगर हम बात करें, तो व्यक्तिगत संसाधन और सामाजिक संसाधन वाले संसाधन, यानी सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, और एक होते हैं व्यक्तिगत संसाधन। अब इनका पूरा कंप्लीट हम समझेंगे। पहले इनको समझ लेते हैं कि संसाधनों को कितने हिस्सों में बांटा गया, किस आधार पर। अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर तो जैव और अजैव संसाधन, समयावता के आधार पर तो नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन के आधार पर और वाले संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर के अगर आधार पर बात करें तो संभावित संसाधन और विकसित संसाधन, भंडार, संचित, कोष आदि जितने भी सब सामान है विकास के स्तर पर अगर हम देखें तो ये हमारे संसाधन क्या है? इन हिस्सों में इनको बांटा गया है कि इतने प्रकार के संसाधन हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करें हम अगले टॉपिक पर, क्योंकि ये तो सिर्फ हमारे एक्सप्लेनेशन था कि कितने हिस्सों में बांटा गया, इनको पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे चल के हम आराम से, ठीक है। तो इन पर इतना वो नहीं करना है, बस आपको याद रखना है अगर कोई टॉपिक आया कि संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, किस आधार पर किया गया है, तो आपको ये लिख देना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अच्छा, अब देखो उत्पत्ति के आधार पर हम इसको अच्छे से समझ लें। जैव संसाधन क्या चीज होती है सर? क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे थे, कुछ लहरें उठ रही थी, झोंके उठ रहे थे, दिमाग में परेशानी हो रही थी, सर जैव संसाधन कैसे याद रख पाएंगे जबकि हमको पता ही नहीं पड़ पा रहा। तो धीरे धीरे मैंने कहा था कि आगे सब टॉपिक आएंगे। अभी हमने सिर्फ एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिया था कि क्या चीजें थी ये। जैव संसाधन जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि जितने भी सब सामान हैं जिनमें जीवन है और जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, यानी कि मनुष्य हो गया, वनस्पतियां हो गई, पेड़ पौधे हो गए। इनमें एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो सजीव चीजें होती है ना, जो जैसे मनुष्य सजीव होते हैं, पेड़ पौधे सजीव होते हैं, पशु जैसे जीव होते हैं, मनुष्य जीवन सजीव होते हैं, ये सभी क्या सजीव चीजें हैं, जैव संसाधन। अजैव संसाधन कौन से होते हैं? निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन। निर्जीव वस्तुएं हो गई, यहाँ पर देखो क्या हो गई, ये निर्जीव, तो यहाँ पर ये क्या होनी चाहिए? सजीव। क्या होनी चाहिए? ये सजीव चीजें। निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन होती है, जैसे चट्टानें और धातुएं। जैसे धातुओं से हमें धातुएं प्राप्त हो रही है, इनसे हम अपने
और बहुत सारे काम कर रहे हैं, धातुएं प्राप्त हो रही है, चट्टानें प्राप्त हो रही है, जिनमें से पत्थर आ रहा है, पत्थर कट रहा है, पत्थर का काम हो रहा है, पत्थर यूज हो रहा है, घरों में पत्थर बिछ रहा है, ठीक है, ये सब चीजें धातु चट्टानों से। अब समयाप्तता के आधार पर अगर बात करें तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया सकता है। ऐसे संसाधन यानी नवीकरणीय संसाधन मतलब जिनको किसी या तो भौतिक यानी फिजिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन के आधार पर अगर हम बात करें तो जिनको दोबारा से बनाया जा सकता है, तो उन्हें उत्पन्न किया सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर, पवन ऊर्जा, जल, वन या वन्य जीव, इतनी भी चीजें इनको हम दोबारा से उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे पेड़ अगर एक मर जाता है, पेड़ अगर टूटकर उखड़ जाता है तो दूसरा पेड़ लगाया जा सकता है। सौर यानी कि जो एनर्जी है वो भी दोबारा जनरेट की जा सकती है, पवन ऊर्जा को दोबारा जनरेट किया जा सकता है, जल, ठीक है, ये सभी चीजें क्या है? ये सभी चीजें दोबारा उत्पन्न की जा सकती हैं। अनवीनीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं। इन संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे तेल, कोयला। अब कोयला तो अपना आप नहीं बन सकता ना, सॉरी, कोयला तो बनाया नहीं जा सकता, अपना बनेगा। तेल जो है जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को अपना, ये सब क्या है? अपना खुद जमीन से निकलते हैं, इनको कई बहुत समय के बाद ये अपना बनती है, जब जमीन से निकलती है, इनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता है। ये नोट्स आपके लिए इतने सफिशिएंट है कि इन नोट्स को पढ़ने के बाद ना, इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी चीज की पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है इनके बाद में, समझ लो। इनमें क्या है? कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, इनके अंदर क्या है? कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। इनको इसके बाद आपको कुछ भी चीज की करने की, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एकदम दिमाग आपका तरोताजा, एकदम फ्रेश हो जाएगा सब चीज को पढ़ने के बाद में। कोई कॉन्सेप्ट, कोई दिमाग में डाउट नहीं बचेगा। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं सर? जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, जैसे भूखंड, घरों, अन्य जायदाद के मालिक निजी व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जायदाद के मालिक हो गए, भूखंड जमीन का हिस्सा हो गया, इस जमीन पे मेरा अधिकार है, ये प्लॉट मेरी है, वो प्लॉट मेरी है, ये खेत मेरा है, ये घर मेरा है, तो ये क्या है? व्यक्तिगत संसाधन यानी हमारे खुद का है। सामुदायिक संसाधन जो सब लोगों के लिए होता है, जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होता है, वो क्या होते हैं? आपके सामुदायिक। यानी कि अगर मैं बात करूं देखो, सार्वजनिक पार्क हो गए, ठीक है, अगर बात करें तो खेल के मैदान हो गए सभी लोगों के लिए। अगर मैं बात करूं तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल अगर लूं, सब लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, सार्वजनिक टॉयलेट, वो किसके लिए? सभी के लिए। 5 रुपए दो और टॉयलेट करके आओ, सार्वजनिक टॉयलेट, ठीक है। ये सब ऐसी चीजें जिनको सभी पर अधिकार होता है, वो होते हैं आपके सामुदायिक स्वामित्व वाले अधिकार। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीक तौर पर ये सभी संसाधन राष्ट्रीय होते हैं, मतलब राष्ट्र में पाए जाने वाले जितने भी संसाधन होते हैं वो सभी क्या है? राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। कोई भी चीज हो सकती है, वो सब क्या है? राष्ट्र के ही, मतलब अपने ही देश की प्रॉपर्टी है, तो अपने लिए ही इस्तेमाल होगी और किसी के लिए नहीं इस्तेमाल होगी, राष्ट्र के लिए ही इस्तेमाल होगी। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय क्या होते हैं? तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधनों की सहमति से ही के बिना उपयोग में नहीं किया सकता। मतलब जो अपनी रेंज से बाहर होते हैं और उनका अगर हमको प्रयोग करना है तो उनकी किसी जो पड़ोसी देश होते हैं उन सभी की सहमति होती है। संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधनों की सहमति, अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं उनकी सहमति के ही बाद ही हम इनको उपयोग कर पाते हैं। अब विकास के स्तर पर अगर बात करें हम, तो विकास के स्तर के आधार पर बात करें तो पहले होता है संभाव्य संसाधन। वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता। उदाहरण स्वरूप भारत के पश्चिमी भाग, राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावना है, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जाता। विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, सर्वेक्षण मतलब सर्वे की जा चुकी है, जांच की जा चुकी है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी कि ऐसी जगह, ऐसे स्थान, ऐसे संसाधन जिनको चेक भी किया जा चुका है और इनकी जांच भी की जा चुकी है कि ये कितने बढ़िया है, कितनी क्वालिटी की चीजें हैं और कितनी इनकी गुणवत्ता है, इन सब चीजों को चेक भी किया जा चुका है। तो ये सब संसाधन क्या है? विकसित है, क्योंकि ये हमारे यूज में आ सकते हैं, विकसित संसाधन है ये। भंडार संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के सब अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जल, दो ज्वलनशील गैसें, जब दो ज्वलनशील गैसें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जिसे ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। कुल मिलाकर संसाधन क्या है जिनका उपयोग हम प्रौद्योगिकी के आधार पर नहीं कर पाते हैं। संचित कोष, कुल मिलाकर सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ पाओगे तो अच्छी तरीके से समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एकदम फ्रेश कंटेंट है, एकदम टकाटक कंटेंट है आपके लिए। मतलब अगर मैं ना भी पढ़ूं, अगर आप डायरेक्ट पढ़ते हो तो ये टॉपिक आपको आसानी समझ में आ जाएगा। संसाधनों का विकास देखिए, पर अगर आप वीडियो देख लेते हो पूरा कंप्लीट लास्ट तक, वीडियो को अगर देख लेते हो लास्ट तक, अगर वीडियो आप लोग अच्छी तरीके से देखते हो, आप चाहो तो 1.25 पर भी देख सकते हो, ठीक है। इतने स्पीड पर अगर आप वीडियो को देख लेते हो तो आपको वीडियो पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आपके दिमाग में, आपकी दिमाग की नस नस में ये टॉपिक घुस जाएगा
कॉन्सेप्टली, क्योंकि आप खुद पढ़ने में और दूसरा जब कोई पढ़ाता है उसको एक्सप्लेन करता है तो अलग ही मजा आता है। संसाधनों का विकास, मानव अस्तित्व में अगर देखें, संसाधनों के मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अनबुधा उपयोग किया गया है। मतलब प्रकृति की देन है तो मानव इसका पूरा टोटल इस्तेमाल कर रहा है, वो करेगा ही, उसको तो फायदा हो रहा है ना। जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा हो गई है। समस्या कौन सी पैदा हुई है? कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग अपने लकड़ियों को काट रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, उनसे पैसा कमा रहे हैं, तो लालच हो रहा है, जैसे जंगल बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है, जंगल बर्बाद, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो ये सब नुकसान ही तो है। समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में संसाधनों का संचय, जिसमें समाज के दो ही हिस्से संसाधन संपन्न अमीर तथा संसाधनहीन यानी गरीब के बीच संसाधनों का बंट जाना है। संसाधनों के अलगाव शोषण से वैश्विक परिस्थिति का संकट को पैदा किया जाता है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, सब कुछ। मतलब अगर इन सब चीजों को हम करते हैं तो कहाँ नुकसान होता है? बहुत जगहों पर नुकसान होता है, जैसे कि ओजोन परत का क्षय हो जाना, पर्यावरण का प्रदूषण हो जाना, ठीक है, और वनों का कम हो जाना, ऑक्सीजन लेवल डाउन होना, ये सब चीजें किससे मिल रही है? क्योंकि हम इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। किसका उपयोग गलत कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं, उनका उपयोग अपने लालच के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। ये सभी चीजें जब होगी तो उसका नुकसान ही तो होगा, और उससे फायदा क्या होगा? मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। भाई देखो, अब एक काम करो, इसका मानव जीवन की गुणवत्ता यानी मानव जीवन को अच्छा चलाने के लिए और विश्व की शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए। जो अमीर लोग हैं उनके लिए और वो गरीब लोग हैं उनके लिए उस हिसाब से होना चाहिए। थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने। संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अपेक्षा ना करे। मतलब ऐसी आर्थिक विकास होना चाहिए जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा तो हम लोगों को भी नुकसान नहीं होगा और विकास भी होगा और सब काम सफल होंगे। क्योंकि पर्यावरण अगर सुरक्षित है तो लोग सुरक्षित हैं, ठीक है। पर्यावरण सुरक्षित नहीं है तो फिर लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? वो भी बीमार पड़ेंगे, ज्यादा बीमार होंगे, ज्यादा लोग, तो नुकसान होगा, ठीक है नहीं? तो इससे क्या है, पर्यावरण को सुरक्षित रखोगे तो सब काम सुरक्षित अच्छी तरीके से होगी। संसाधन नियोजन। अब संसाधन का नियोजन कैसे किया जाएगा? संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया यानी टफ है। कैसी है? टफ प्रोसेस है, जिसमें निम्नलिखित सोपान है, जिसमें निम्नलिखित चीजें हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण यानी कि एरिया का वो करना पड़ता है, सर्वे, मानचित्र बनाना पड़ता है उसका, और संसाधनों का गुणवत्ता एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना शामिल होता है, ठीक है। ये आपको पढ़ के याद रखना है कि क्या प्रक्रिया है कि सबके संसाधनों को हम कैसे नियोजित कर सकते हैं। तो संसाधनों को नियोजित करने के लिए अलग अलग एरियो में एक टीम भेजनी होगी, वो वहाँ के एरिया का सर्वेक्षण करेगी, जांच करेगी कि किस किस तरीके का लेवल चल रहा है। फिर संसाधनों की गुणवत्ता की जांच होगा, फिर उनकी मात्रा का अनुमान लगाया जाएगा कि यहाँ गुणवत्ता कैसी है, कम तो नहीं है, लोग इसका अनुचित उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। उस तरीके से टीम बना के काम किया जाएगा। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना पड़ेगा, सब सिस्टम में काम करना पड़ेगा। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, यानी कि संसाधन की विकास की योजना जो है वो और राष्ट्र की विकास की योजना है वो, उनके बीच में देखना पड़ेगा कि संसाधनों का विकास करने से और राष्ट्र का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कहीं ऐसा ना हो कि इसमें विकास कर रहे हो, राष्ट्र का विकास नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, तभी ये काम बन पाएगा। एक चीज का नुकसान हो हमारी का, एक चीज का फायदा हो तो इससे फायदा नहीं है। दोनों के बीच में बैलेंस प्रोसेस होनी चाहिए, जिससे कि हमको चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ सके और काम हमारा अच्छे तरीके से हो। अब जैसे सबसे पहले हमको पढ़ेंगे भू संसाधन। हम क्या पढ़ेंगे? भू संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि जमीन है हमारे पास रहने के लिए, तो एक प्रकृति की देन ही है। अब वो जिस पर धीरे धीरे सब लोगों ने अपना अधिकार स्वामित्व जमा लिया है कि ये जगह हमारी, वो जगह हमारी। तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। सब चीज कहाँ पर है? भूमि पर ही आधारित है। भूमि नहीं होगी तो जल पे थोड़ी होगी भाई। जंगल होगा, प्राकृतिक वनस्पति होगी तो उसके लिए भूमि चाहिए। वन्य जीवन होगा यानी कि जंगली जानवर वगैरह होंगे, जो सब चीजें होंगी। वन्य का जीवन यानी कि वनों का जीवन होगा, ठीक है। तो वो सब चीजें कहाँ होंगी? वो भी धरती पर होंगी, जमीन पर, भूमि पर। मानव जीवन होगा वो भी भूमि पर। आर्थिक क्रियाएं होंगी वो भी भूमि पर। परिवहन यानी कि वाहन चलेंगे तो वो भी भूमि पर ही होगी। संचार व्यवस्था होगी वो भी भूमि पर होगी। सबके लिए चाहिए क्या? भूमि। ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है कि इसकी आवश्यकता तो है ही है। अगर किसी देश में भूमि नहीं है तो उस देश में तरक्की कैसे हो जाएगी भाई? ठीक है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें सीमित संसाधन है। फिक्स्ड क्या है? एक फिक्स्ड संसाधन है,
इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मजे ले रहे हैं और सावधानी से नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए वहाँ पर क्या होना चाहिए, और उल्टे से अगर गलत तरीके से यूज करेंगे, सही तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है उसका, तो फिर हम उसको तरक्की नहीं कर पाएंगे उस विषय में। भारत में भूमि संसाधन लगभग 43% भूमि क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है, और ये होना भी चाहिए। अगर कृषि नहीं होगी तो फिर बेटा भूखे मर जाओगे, तो खाना कहाँ से खाओगे, अन्न कहाँ से खाओगे? जब कृषि कोई किसान ही नहीं करेगा, कोई गेहूं ही नहीं उगाएगा, तो कहाँ से आप लोग पेट भरोगे अपना? तो उसके लिए तो आपको जमीन देनी पड़ेगी। जमीन नहीं होगी तो किसान खेती किस पर करेगा? पानी पर थोड़ी हो जाएगी कि पृथ्वी से ऊपर जाएंगे ब्रह्मांड में, वहां पर खेती होगी? नहीं होगी ना। तो मैदान तो चाहिए चाहिए। तो 43% भू क्षेत्र किसके लिए है? विकास के, खेती के लिए। लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है, जो बारहमासी नदियों के प्रभाव को सुनिश्चित करते हैं। जो बहने वाली नदियों के प्रभाव को क्या करते हैं? सुनिश्चित करते हैं 30% का। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और परिस्थितिकी के महत्वपूर्ण है। लगभग 27% हिस्सा पर पठारी क्षेत्र, जिनमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है, जहाँ पर हमको क्या मिल रहे हैं? खनिज मिल रहे हैं, ईंधन मिल रहा है, वन मिल रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज जरूरी है क्योंकि वाहन चलेंगे तो ईंधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, खनिज नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? भारत में भू उपयोग प्रारूप, भू उपयोग का प्रारूप क्या चीज है? क्या मतलब भू उपयोग का किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं? तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? भौतिक, भौतिक कारक जैसे भू-आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार। ठीक है, भू-आकृति कैसी है, जलवायु कैसी है, और मृदा किस प्रकार, कितने प्रकार की होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये मिट्टी, वो मिट्टी, तो कई प्रकार की तो हमारी मिट्टी होगी। मानवीय कारक में जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपरा इत्यादि, ये सब चीज मानव कारक है, शामिल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है? यानी कि ज्योग्राफिकली अगर हम एरिया देखें तो हमारा कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग का आंकड़े उपलब्ध है। यानी कि 7% के आंकड़े अभी भी उपलब्ध नहीं है। 7% के अभी भी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में से 93% के ही आंकड़े उपलब्ध है। यानी भू उपयोग, यानी भूमि का उपयोग हम 93% कर रहे हैं। इसके ही आंकड़े हमारे पास हैं कि कहाँ कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों, असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। मतलब ये जम्मू कश्मीर का इलाका है जिसमें पाकिस्तान चीन अधिकृत जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत जो क्षेत्र है, ऊपर के हिस्से में, ऊपर के सिले में है, यहाँ पर हमारा जो मैप है उसके हिस्से में जम्मू कश्मीर पाकिस्तान वाला एरिया और चीन अधिकृत जो क्षेत्र है उसके बारे में भी सर्वेक्षण नहीं हुई कि किस तरीके की जलवायु है, किस तरीके का क्या हो रहा है, कितना मैदान है, कितना मैदान इस्तेमाल में नदियों के में आ रहा है, कितना चट्टानों के में आ रहा है, कितना रहने योग्य है, कितना कृषि करने योग्य है, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यानी पूरे 100% में से जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पे एरिया है उसमें से 93% एरिया के बारे में हमको जानकारी है कि 93 में से 43% हम जो है कृषि हो रही है उसमें मैदानी क्षेत्र है। 27% में अपनी घूट चट्टाने हैं, यानी कि हिमालय है, हिमालय है, और भी पर्वत है, कंचनजंगा है, और भी पर्वत हैं। अपने पर्वतों की सीरीज कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से शुरू हो जाती है, काराकोरम, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, और आपकी हिमालय यहाँ से शुरू होगा, कंचनजंगा, इस तरीके से ये सब एरिया किसका? पर्वतीय एरिया है, पर्वतीय इलाका है। यहाँ से आता है ये सब पूरा एरिया जो आता है मैप के अंदर, ऊपर वाला जो हिस्सा आता है वो सब पर्वत का एरिया है। अब इतना एरिया यहाँ पर हो गया, यानी टोटल अगर हम बात करें तो 93% का ही हमारे पास ब्यौरा है। 7% का ब्यौरा के बारे में जानकारी नहीं है, जो कि सर्वेक्षण नहीं हुई, उसकी सर्वे नहीं हुई है उसकी। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय: वनोरोपण, चारागाहों का उचित प्रबंध, पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण, बंजर भूमि का उचित प्रबंध और खनन नियंत्रण। मतलब ज्यादा खनन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बंजर भूमि का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए कि बंजर भूमि है तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। पशुचारण पर नियंत्रण रखना चाहिए, कितना नियंत्रण होगा, कितना काम कितना होना चाहिए कि इतने एरिया में पशुचारण होगा, इतने एरिया में पशुचारण नहीं होगा, क्योंकि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि धीरे धीरे यूजेस में नहीं आ पा रही है। क्यों हो रही है? इसका कारण क्या है? वनों का रोपण हो रहा है, वनों का खत्म किया जा रहा है, इस तरीके से उसका, तो उसके क्या क्या उपाय होने चाहिए वो सब चीजें हम पढ़ रहे हैं। मृदा संसाधन, अब पढ़ेंगे मिट्टियों के बारे में। मृदा संसाधन हमारे पास क्या, मृदा को क्या बोलते हैं? मिट्टी। मृदा को क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। तो मृदा कितने प्रकार की होती है? तो मृदा जो है जमीन से मिल रही है हमको, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है, हमको जमीन से मिल रही है। अब मृदा के भी कई तरीके के टाइप्स होते हैं, कौन सी मृदा किसके लिए ज्यादा उपयोगी है, कौन सी मृदा किसके लिए कम उपयोगी है।
मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय जो दोबारा से कुछ ना कुछ केमिकल या उस तरीके से बनाई जा सकती है। फिजिकली यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। बिल्कुल सत्य बात है, पौधे मिट्टी पर ही उपजेंगे। मृदा का वर्गीकरण कितना है? मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। यानी कि इनके तत्वों के आधार पर, उनके रंग के आधार पर, उनके गुण के आधार पर, उनकी गहराई के हिसाब से, उनकी आयु के हिसाब से, ठीक है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण के आधार पर इनको कई प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहली मिट्टी कौन सी आती है? जलोढ़ मृदा। संपूर्ण उत्तरी मैदान में, उत्तरी मैदान कौन सा है? अपना ऊपर वाला हिस्सा, अपना जो ऊपर वाला हिस्सा है ये संपूर्ण उत्तरी मैदान है। ये जो इंडिया के मैप में जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी मैदान है। क्या है? उत्तरी मैदान। तो संपूर्ण उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा से ही बना है। पूर्वीय तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा के बने हैं। पूर्वी के जो तटीय इलाके हैं, पूर्वी के जो तटीय इलाके हैं यानी ये वाले हिस्से, पूर्व का ये वाला जो हिस्सा है, इधर के जो कोने बिल्कुल तट के जो तट है, जो समुद्र जो अपने पानी के जो हिस्सा है, इसमें जो तट के इलाके हैं वो भी किससे हैं? इसके डेल्टे यहाँ से जो नदियां जा रही हैं एंड में जाकर के कहाँ मिल रही है? अरब सागर में। कहाँ मिल रही है? अरब सागर में। तो यहाँ के जो तटीय इलाके हैं उनमें भी कौन सी मिट्टी है? इनमें भी जलोढ़ मिट्टी है। इसमें कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों को गहन कृषि की जाती है। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि यानी ज्यादातर कृषि होती है, जिससे यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इसे गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। यानी अधिकतर किसके लिए उपयोगी है? जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। यानी इसके अंदर पोटास होता है, फास्फोरस होता है और चूना युक्त होती है, और जो गन्ने, चावल और गेहूं के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। ये आपको याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी किसके लिए उपयोगी मानी जाती है, कहाँ पर मिलती है, क्या इसकी क्वालिटी है। ठीक है, अगला पढ़े हम तो काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है सर? इन मृदाओं का रंग काला है। इन्हें रेगुरु मृदा भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? रेगुरु मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कपास के लिए को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से बनेगा कि कपास की खेती के लिए किस मृदा का उपयोग सर्वप्रथम है, या फिर ऐसा समझ सकते हो सबसे ज्यादा उपयुक्त मृदा कौन सी है जो काली कपास के लिए है, तो कौन सी है? काली मिट्टी। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। मृत्तिका से बनी होती है, बहुत महीन कण होते हैं इसके। इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, नमी बहुत धारण करती है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। इनमें इतने पौष्टिक तत्व होते हैं जिस वजह से जिसमें ये कपास के लिए ज्यादा उपलब्ध होती है। कुल मिला के इसको याद करना है आपको। लाल और पीली मिट्टी कौन कौन सी होती है? तो लाल और पीली मिट्टी। लाल मृदा दक्कन के पठारों में दक्षिणी हिस्सों में मिलती है, और लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिम घाट क्षेत्रों में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। ये आपको पढ़ लेना है क्योंकि इसको याद रखना है आपको। मैं बताऊं क्लियरली आपको, ज्यादातर तो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी के बारे में आपको पढ़ना है। एक लेटराइट मिट्टी हो गई, ये इंपोर्टेंट है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कौन से? मेघालय। कौन सा क्षेत्र है? मेघालय, जहाँ अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी हो गई, ठीक है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। अत्यधिक क्षेत्रों वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। देखो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु ये सब कैसे इलाके हैं जिनमें वर्षा अधिक ही होती है। ऐसा नहीं सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अधिक होती है। सबसे ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन अधिक होती है। इस मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको मृदाओं के बारे में याद रखना है क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए अगली देखिए अब कौन सी है? मरुस्थलीय मृदा कौन सी होती है? मरुस्थलीय जो इलाके होते हैं ज्यादातर राजस्थान में पाई जाती है। ज्यादातर ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है।
शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि वहां का इलाका कैसा जाता है, हाई टेम्परेचर, यानी हीट बहुत होती है। वहाँ हीट कैसी होती है, बहुत होती है। हीट जब ज्यादा होगी तो वहाँ ह्यूमस की मात्रा और यानी कि नमी की मात्रा बहुत कम होगी, ठीक है। तो वहां पर ज्यादा उपज नहीं होगी, यानी ज्यादा यूजेबल नहीं है, लेकिन उसको बनाया जा सकता है बट ज्यादा यूजेबल नहीं है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। इस इलाके में क्या बनाया जाता है, खाने का नमक, क्योंकि नमक का मात्रा अधिक ज्यादा है इस जगह पर। वन मृदा की बात करें तो वन मृदा क्या चीज होती है, वन मृदा होती है, ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और वन मृदा क्या होती है, ये आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जहाँ पर्याप्त वर्षा कम वन उपलब्ध है, जहाँ पर्याप्त वर्षा और वन उपलब्ध है, वन मृदा वहां पाई जाती है। वन मतलब जहाँ वन का इलाका है, जहाँ जंगल का इलाका है, वहीं पर आपको वन मृदा पाई जाएगी। इस मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आते हैं। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदा उपजाऊ होती हैं। कुछ जगह पर है ऐसी जहां पर ये उपजाऊ होती हैं, जैसे कि नदी घाटियों में और विशेषकर नदी सोपानों में, जलोढ़ पंखों में, वहां पर ये कैसी होती हैं, उपजाऊ होती हैं। मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा का अपरदन होना, यानी कि मृदा को बेकार करना, यूज बेकार होने, इसके मृदा अपरदन होती है। मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारक पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन के प्राकृतिक तत्व हैं। मानवीय कारक जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन आदि मृदा अपरदन के मानवीय कारक है। मृदा का अपरदन यानी कि उनका नष्ट होना, उसको बेकार होना ही किस कारण है, वनोन्मूलन क्या होता है, यानी वनों को नष्ट करना, निर्माण और खनन आदि करना, यानी कि वहां पर जब फैक्ट्रियां वगैरह बनाएंगे या फिर वहां खनन वगैरह करेंगे तो उनकी जगह पर मृदा का क्या होगा, मृदा अपरदन होगा। क्या होगा, मृदा अपरदन। अब संरक्षण कैसे कर सकते हैं, सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि, इस तरीके की कृषि, जो सीढ़ीदार कृषि होती है, इस तरीके की कृषि, यानी पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर इस तरीके की कृषि को कर करके वहां पर इसको संरक्षण दिया जा सकता है। पट्टी कृषि कैसी होती है, ऐसी कृषि आपने देखी होगी ज्यादातर तमिल इलाकों में, जहां पर आपको चाय वगैरह उगाने, कॉफी वगैरह उगाने में देखी होगी आपने, टीवी में देखी होगी, फिल्मों में, टीवियों में। पेड़ों को कतार में लगाना, इस तरीके से आपको पेड़ों को कतार में, पुष्पा फिल्म में देखा होगा आप सभी लोगों ने, पेड़ काटे जाते हैं धुआंधार, तो इस तरीके से पेड़ देखे होंगे आपने लगे हुए, तो पेड़ों को इस तरीके से कतार में लगाया जाता है। पेड़ों को क्या होता है, रक्षण होता है इस तरीके का, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1, यानी कि चैप्टर नंबर 1 था ज्योग्राफी के अंदर, जो इतना सही था, ज्यादा बड़ा नहीं था। बस आपको ज्यादा फोकस किस चीज पर करना है, मिट्टी वाले पोर्शन पर ज्यादा फोकस किस पर करना है, मिट्टी वाले और संसाधन वालों पर। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से संसाधनों का कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, ये 2 इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जब आपके इस चैप्टर के। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जाइएगा, टेलीग्राम पर जाइए, और जो प्लीज चैनल पर नए हैं, चैनल को डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज शाम को यानी कि आपकी 2 सितंबर से मैथ का फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री बैच शुरू हो रहा है, मैथ का रिवीजन का। वहां पर डेली लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए 7:30 से, ठीक है, डेली का लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए 7:30 बजे से। यहाँ पर आपको मैथ का रिवीजन मिलेगा। कोई डाउट क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।